डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो एक आम आदमी पे भी असर आ सकती है क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, और एक कॉर्पोरेट पे भी असर आ सकती है क्योंकि मार्जिन स्क्वीज होंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वो नहीं रहेगी, उनकी डिमांड इतनी नहीं रहेगी, तो टॉप लाइन ग्रोथ। तो ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ की हमने जो फोरकास्ट की थी उसके ऊपर अगर ये लंबा चला तो ही उसके ऊपर इम्पॅक्ट आ सकती है। भारतीय बाजारात युद्धामुळे मोठी अस्थिर वातावरण आपल्याला सध्याला बघायला मिळत आहे। आज बाजार जो आहे तो साधारणपणे चांगला उघडला होता, साधारण 300च्या पार गेला होता। मात्र जशी जशी परिस्थिती बाजार पुढे जात गेला तसं बाजार देखील खाली उतरायला सुरुवात झालेली होती आणि आता बाजार बंद झालेला आहे। साधारणपणे सेन्सेक्स हा 366 अंकांनी, तर निफ्टी देखील साधारण ते 80 ते 90 अंकाच्या आसपास बंद झालेला आपल्याला बघायला मिळतं खाली। अशात एकूणच चित्र जर बघायचं तर भारतीय बाजारपेठांची सध्याला काय परिस्थिती आहे, गुंतवणूकदारांना काय वाटतं आणि गुंतवणूकदार कसे रिॲक्ट करत आहेत या सगळ्या युक्रेन आणि रशियाच्या युद्धाला, या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत सुनील शहा सर आहेत, जे बाजार विश्लेषक आहेत। एबीपी माझामध्ये स्वागत सर आपलं। थँक्यू। एकूणच परिस्थिती सध्याला बघायची झाली तर तुम्ही आताला बाजाराकडे कसं बघताय, सध्याला बाजार कसं रिॲक्ट करतोय? देखिए, जब पेंडेमिक हुआ और हमारे मार्केट में क्रैश आया, बिकॉज बेसिकली देखिए कैपिटल मार्केट जो है वो एक इकोनॉमी का एक रिफ्लेक्शन है। तो हमने देखा कि जो पेंडेमिक आया उसके बाद में जो गिरावट देखने को मिली जो 2020 में, और मार्केट जो 42,000 के आसपास सेंसेक्स था वो 26-27 हज़ार पे आ गया। उसके बाद हमने देखा कि लगातार हमारे रिबाउंड हुआ है, हमारी इकोनॉमी में लगातार हमने देखे नंबर्स इम्प्रूव, मैक्रो नंबर्स की बात करें तो वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे। वहाँ तक कि हमने एक हिस्टोरिक हाई को टच किया। जनवरी 2022 की शुरुआत हुई, तब तक हमारी स्थिति, इकोनॉमी भी अच्छी चल रही थी और कैपिटल मार्केट उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर जाके ये जियोपॉलिटिकल सिनारियो डेवलप होना शुरू हुआ। पहले मिडल ईस्ट में कुछ हुआ है, जो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक जिसे कहते हैं, ताइवान, तो वहाँ पे कुछ साउथ चाइना सी के लिए हुआ, और यूरोप में यूक्रेन की वजह से हुआ। तो तभी से थोड़ा सा करेक्शन आना और नर्वस होना आम बात थी। दूसरी बात तभी हुई कि जो फेड ने जो पेंडेमिक में लगातार लूज मॉनेटरी पॉलिसी रखी थी और लो इंटरेस्ट रखे थे, वो दोनों को रिवर्स किए। लूज मॉनेटरी पॉलिसी यानी बेसिकली टाइटनिंग शुरू हुआ, जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की, जो अब मार्च से शुरू हो जाएगा बढ़ने को। तो उसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आती है, लेकिन हमारे कंट्री पे इतनी नहीं आई। लेकिन यस, लिक्विडिटी में इश्यूज आए हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो लगातार बेचते रहे, लेकिन हमारे लोकल जो निवेशक थे उन्होंने लगातार खरीदारी रही। अब पिछले सप्ताह से जब वॉर शुरू हुई है तो वहाँ पे इम्पैक्ट उसकी ज़्यादा फील हो रही है अभी यहाँ पे, और लगातार हमने देखा बाज़ार 1 या 2 दिन के सिवा लगातार गिरावट रहा। और उसकी वजह यही है कि हालांकि ये वॉर यूरोप में है और हमारी इकोनॉमी को उसके साथ डायरेक्टली कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन हुआ ये है कि ये वॉर को चलते हुए वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि पहली बात तो अगर बात करें कि सेवरल उसमें से उसके इम्पैक्ट आए। पहली बात तो ये हुई कि जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो दे शॉट थ्रू द रूफ जिसे कहेंगे हम। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ गए, सीएनजी के, सबके प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि रशिया जो है वो वन ऑफ द की प्लेयर इन एनर्जी मार्केट है। तो वो एक इम्पैक्ट आता है। अब जब क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ जाते हैं ना, तो भारत को सबसे बड़ा उसमें नुकसान होता है, क्योंकि हमारी 75% तक तकरीबन हम लोग इंपोर्ट करते हैं एनर्जी। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा तो जाहिर है कि उसके इम्पैक्ट कॉर्पोरेट के प्रॉफिटेबिलिटी पे होगा, मार्जिन्स पे होगा, ओवरऑल इकोनॉमी पे नेगेटिव असर होता है। तो ये एक हो गया। दूसरी बात ये हुई कि जो कंट्रीज सैंक्शंस की वजह से जो कंपनियां हमारे कंट्री की जो कैपिटल मार्केट में भी लिस्टेड है, उनका रशिया के साथ या तो इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट की वजह से जो लेना देना था वहाँ पे इम्पैक्ट आ जाएगा।
देन ओवरऑल जब भी वॉर होता है तो कमोडिटी प्राइसेस जो दूसरी है वो भी हमने देखी ऊपर गई। तो कमोडिटी और क्रूड ऑयल जब भी ऊपर जाता है तो उसकी इम्पैक्ट भारत पे थोड़ी सी नेगेटिव आती है, और उसी वजह से अब हालांकि एज आई स्टार्टेड बाय सेइंग दिस, बाकी इस पर देखिए मतलब अभी आप जैसे कह रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस भी मतलब सोना और चांदी का भी अगर भाव देखें तो उसमें भी बढ़ोतरी दिख रही है। उसको हम कहेंगे प्रेशियस मेटल, वो एक इन्वेस्टमेंट एसेट है, बट वो बढ़ता है, उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे नहीं आती। यहाँ क्या हो जाएगा कि हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का भाव ज़्यादा है तो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गैप बढ़ेगा, उसकी इम्पैक्ट हमारी करेंसी पे आती है ओवरऑल। देन दूसरी चीज़ ये होती है कि जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि हम हमारे यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग जो सब होते हैं तो उसमें कमोडिटी प्राइसेस हाई होती है तो उसके इम्पैक्ट आते हैं। जैसे कि नॉट ओनली कमोडिटी बट एग्री कमोडिटी में भी, जैसे कि अब पाम ऑयल है उसका भाव बढ़ता है तो हर एक चीज़ एफएमसीजी में जो सोप्स है और जो सनफ्लावर क्या, देन सनफ्लावर ऑयल अलग बात है, सनफ्लावर और एडिबल ऑयल तो उसका इम्पैक्ट एडिबल ऑयल पे आएगा। एग्री कमोडिटी में वीट जो है, गेहूं जो है, वो रशिया एंड यूक्रेन काफ़ी सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ दी ओवरऑल मार्केट है तो वो बढ़ेगा। हालांकि वी डोंट डिपेंड ऑन दैट, बट ओवरऑल एग्री कमोडिटी एंड एनर्जी प्राइसेस में जो उछाल आया है उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे इकोनॉमी पे आता है, और दूसरा इन्फ्लेशन की वजह से एक आम आदमी के जीवन पे भी आएगा। और अगर सर दूसरा बात अगर देखा जाए तो आईपीओ का बात बहुत लोग कर रहे हैं कि जो आने वाला अभी आईपीओ रहेगा, जो एलआईसी का सबसे बड़ा आईपीओ है, उस पर कुछ असर इसका गिर सकता है। मतलब ऐसे कहा जा रहा है कि फिलहाल जो अभी ये फाइनेंशियल ईयर में आने वाला था तो शायद सरकार अगर ऐसे ही परिस्थिति रही, ऐसे ही कंडीशंस रही, मार्केट वोलेटाइल रहा तो सरकार आने वाले अगले फाइनेंशियल ईयर में उसको टाल सकती है। देखिए, जो लास्ट स्टेटमेंट हमने देखा जो मीडिया में था, जो सरकार की ओर से इशू किया गया था, उसमें बताया है कि अभी तक देयर इज़ नो चेंज, क्योंकि ये मैं मानता हूँ तब तक थर्ड वीक में हिट करने वाला था आईपीओ में, तो शायद जो मार्केट में थर्ड वीक के आसपास आ सकता है, क्योंकि हालांकि सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन हमने देखा कि एफडीआई भी उसमें खोल दिया गया है। तो एफडीआई एंड एफपीआई अगर नहीं आता है तो उसकी इम्पैक्ट हमारे जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है उसके ऊपर आएगी, हमारी डेफिसिट उतने 1000 करोड़ से बढ़ जाएगी। तो अभी तक तो कोई उसमें ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं है कि डिफ़र करे। दैट इज़ व्हाट द लास्ट स्टेटमेंट वी हैड फ्रॉम द गवर्नमेंट। सर, अगर नॉर्मली देखा जाए तो अभी मार्केट आने वाले समय में कब तक इतना वोलेटाइल रह सकता है, क्या आप इस पर कहोगे? देखिए, इसका तो जो मार्केट की डायरेक्शन है और वॉलेटिलिटी है, ये तभी थोड़ी सी इसे कहेंगे ना स्टेबिलिटी एंड नॉर्मलसी तभी वापस आएगी जब कोई डिप्लोमेटिक हल इसका होगा। अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो जल्दी से स्टेबिलिटी नहीं आएगी एंड शायद थोड़ा ख़राब होते जा सकता है। बट अगर डिप्लोमेटिकली ये रिजॉल्व होता है, जैसे कि चर्चे चालू है, आज भी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि उनकी यूक्रेन के साथ मुलाकात है और फिर नेटो के नेशंस के साथ भी होगी, तो उसमें से उम्मीद रखते हैं कोई ना कोई हल आ जाए। तो हल आता है तो फिर डेफिनेटली स्टेबिलिटी, नॉट ओनली स्टेबिलिटी, आई थिंक मार्केट में सी सम काइंड ऑफ बाउंस बैक। भारत पर कितना असर गिर रहा है? फिलहाल मार्केट भी वोलेटाइल है, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट का तो असर है ही, पर भारत पर कितना इसका असर गिरेगा? देखिए, मैंने बताया ना कि ना ही सिर्फ हमारे पूरे अर्थतंत्र पे उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट आती है, क्योंकि हाई एनर्जी प्राइसेस, हाई कमोडिटी प्राइसेस एंड हाई एग्री कमोडिटी प्राइसेस। बट ओवरऑल क्या होगा कि उससे डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा, और डिमांड डिस्ट्रक्शन की वजह से ओवरऑल जो इन्फ्लेशन की वजह से जो होता है इश्यू, तो उसमें फिर हर आम आदमी के ऊपर जैसे कि एग्री कमोडिटी की इम्पैक्ट आएगी, और दूसरी चीज़ में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तो एक आम आदमी पे भी असर आ सकती है क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, और एक कॉर्पोरेट पे भी असर आ सकती है क्योंकि मार्जिन स्क्वीज़ होंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वो नहीं रहेगी, उनकी डिमांड इतनी नहीं रहेगी, तो टॉप लाइन ग्रोथ। तो ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ की हमने जो फोरकास्ट की थी उसके ऊपर अगर ये लंबा चला तो ही उसकी ऊपर इम्पैक्ट आ सकती है।
तर साधारणपणे सध्याला जे रशियावर निर्बंध लादले गेले आहेत त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सध्याला का होईना त्याचा फटका हा संपूर्ण जगालाच बसतो आहे आणि तसंच काही आपल्या देशाला देखील बसताना बघायला मिळतं. आता यात पुढे येणाऱ्या दिवसात जर का यावर काही बैठकीतून तोडगा निघाला तर संपूर्ण जगातलं मार्केट जे आहे ते एक प्रकारे स्टेबल होण्याचा प्रयत्न करेल. भारतात देखील तशीच काहीशी परिस्थिती आपल्याला येणाऱ्या काही काळात आपण बघू शकतो. मात्र सध्याला परिस्थिती अशी आहे की मार्केट देखील वोलाटाईल आहे आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सध्याला गुंतवणूकदारांचे पैसे देखील अडकले आहेत. दुसरीकडे बघायचं झालं तर ह्यात मोठ्या प्रमाणात महागाई देखील येणाऱ्या काळामध्ये वाढण्याची शक्यता आहे, कारण पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावामध्ये वाढ होऊ शकते. कॅमेरामॅन उत्तमसह अभिषेक मुठाळ, ABP माझा, मुंबई. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.